शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो हमारी जो समुद्री बायोडायवर्सिटी है, मैरीन बायोडायवर्सिटी जिसको बोलते हैं, समुद्री जैव विविधता। भारत अपनी जो समुद्री जैव विविधता है उसको समझने के लिए और भी नई नई रिसर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, समुद्रयान मत्स्य 6000 इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ताकि इंडिया समुद्र में गोता लगाएगा और समुद्र के भीतर जो संसाधन मौजूद हैं उनकी जानकारी हासिल करेगा। मतलब इंडिया अभी तक के सबसे गहरे गोता लगाने के लिए तैयार है। स्वीट अप मतलब तैयार है, डीपेस्ट डाइव, डाइव मतलब गोता लगाना, ये मतलब अभी तक की। इसके लिए क्या तैयार किया गया है? NIOT is said to spearhead a 6000 मीटर डाइव इनटू द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर गहराई तक हम जाने वाले हैं। एक मिशन है जो कि एक्सप्लोर करेगा हमारी समुद्री जैव विविधता को। इसके साथ साथ में, ठीक है, सी बेड, समुद्र तल की क्षमता, सी बेड की कैपेसिटी का पता लगाने के लिए भी इसको भेजा जा रहा है। ठीक है, मत्स्य की जो जर्नी रहेगी विल बी फिल्म बाय 12 कैमरास, 12 कैमरे के माध्यम से इसको फिल्माया जाएगा। फिटेड अलोंग सब मर्जिबल टू कैप्चर 360 डिग्री व्यू ऑफ द डिसेंट। तो 360 डिग्री भी इसका व्यू प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर की जा रही हैं वो हमको कैमरे में देखने को मिल जाएंगी। तो कनाडाई अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन का प्रभाव, जिनके सिनेमा ने अक्सर गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाया है, चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों पर भी इसने असर डाला है। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स कैमरन, द कैनेडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हुज सिनेमा हैज फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर्ड द मिस्ट्रीज ऑफ डीप ओशियन, looms large on scientists at National Institute of the Technology NIOT चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है स्थित? ये लोकेटेड है चेन्नई में। याद कैसे करेंगे हम? चूँकि अब चेन्नई जो समुद्र के किनारे है तो इसी से हम याद कर सकते हैं। क्या आपने एक फिल्म देखी है डीप सी चैलेंज? आनंद रामदास ने पूछा था उनके करस्पॉन्डेंट से। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, चार्ट्स मिस्टर कैमरॉन सॉलिटरी 10,000 मीटर जर्नी डाउन द मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट्स इन द अर्थ सी बेड इन 2012, अब्रॉड द डीप सी चैलेंजर ए सबमर्सिबल, इट इज़ इनक्रेडिबल। तो इसी से उनको प्रेरणा मिलती है जब आप मरियाना ट्रेंच में घुस सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, जिसकी गहराई जो है 10 किलोमीटर की है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर का फर्क है। तो डॉक्टर रामदास और उनके जो साथी हैं, ठीक है, एस्पायर टू कैप्चर सम ऑफ द ऑरा ऑफ द ओशियन डेप्थ। ओशियन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं इस गहराई में? यदि हम इंडिया के जो सबमर्सिबल यान हम बनाए हैं मत्स्य 6000, ये तैयार है इंडियन ओशियन में उतरने के लिए विथ ए 3 पर्सन क्रू ऑन बोर्ड, और इसमें रहेंगे 3 लोगों का दल रहेगा। 6000 मीटर की गहराई पर दिस विल बी शॉलर देन मास्टर कैमरून्स एक्सकर्जन बट द डीपेस्ट डाइव येट बाय इंडियन। भले ही हम जो है, जो कैमरन की बात करी जा रही है, उन्होंने 10 किलोमीटर की में गोता लगाया था, हम 6 किलोमीटर ही गोता लगा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडियन अभी तक ऐसा काम नहीं कर पाए हैं, वो काम हम आज करने जा रहे हैं। इंडिया का जो मिशन है, यदि हम ये आशा करें कि ये 2024 में होगा या फिर 2025 में होगा, वर टू बी सक्सेसफुल, it would make it only one among 6 countries to have piloted a manned undersea expedition beyond 5000 मीटर। तो ऐसी अभी तक 6 कंट्रीज ही हैं जो कि
5,000 मीटर से ज़्यादा गहराई पर इंसानों को भेजे हैं और वहाँ पर समुद्र की जानकारी उन्होंने हासिल किए हैं। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जैसी शुरुआत हुई थी, उन्हीं दिनों की तरह जिसने शीत युद्ध से प्रेरित अंतरिक्ष दौड़ पर सार्वजनिक उपयोगिता को प्राथमिकता दिया था। ठीक है, तो भारत क्या करना चाह रहा है? कीमती धातु, समुद्री जैव विविधता की संभावना का पता लगाने वाला है। इसके अलावा जो समुद्रयान है या फिर द जर्नी इनटू द सी, क्या बोला जा रहा है? समुद्रयान उसका नाम रखा गया है। तो ये जो यात्रा है और जो एनाइटो मिशन है कैन बी कॉन्सेप्चुलाइज एज द रिवर्स ऑफ द फोर्थ कमिंग गगनयान मिशन। ठीक है, आने वाले टाइम में हम गगनयान मिशन भेजने वाले हैं, तो उसी से शायद प्रेरित होकर हम ये कदम उठा रहे हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट एज ए मैन्ड मिशन इनटू स्पेस, क्योंकि इसरो इंसान को कहाँ पर भेजने वाला है? स्पेस में भेजने वाला है। इसके बाद अगली जो खबर हम देखने वाले हैं वो यमुना रिवर से रिलेटेड आई है। ठीक है, यमुना रिवर हमेशा से न्यूज़ में रहती है अपने पॉल्यूशन के चलते चलते। तो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में समुद्र तल से लगभग 6,387 मीटर की हाइट पर निम्न हिमालय की मंसूरी रेंज से बंदरपूछ चोटी, बंदरपूछ पीक के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली है। बेसिन की यदि हम बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम है, यहाँ गंगा नदी से मिलती है, जहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। लंबाई है इसकी 1376 किलोमीटर। इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण डैम बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? लखवाड़ व्यासी बांध उत्तराखंड में, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। तो ये यमुना रिवर का उद्गम सोर्स हो गया। इस प्रकार से बहती हुई न्यू दिल्ली से होकर के गुजरती है, फिर आगरा शहर पड़ता है। ठीक है, भिंड है इसके किनारे, बांदा है, इलाहाबाद, ये मेजर सिटीज़ हैं जो कि यमुना रिवर के ऊपर, यमुना रिवर के किनारे बसी हुई हैं। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल है, उसके बाद सिंध है, बेतवा है और कैन है। तो ज़्यादातर इसकी जो सहायक नदियां हैं हम देख रहे हैं, यदि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं, यहाँ से इस प्रकार से आगे चले, तो आपका जो दायां हाथ है इधर रहेगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है इस तरफ रहेगा और आपका जो राइट हैंड है इस तरफ। तो राइट हैंड की तरफ से जो नदियाँ मिल रही हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन है। अब चंबल की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बनास, काली सिंध, पार्वती, सिंध रिवर, बेतवा रिवर और यह जाती हमारी कैन। तो ये था यमुना रिवर का मैप और यमुना रिवर से थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी। यमुना रिवर थोड़ा सा न्यूज़ में रही थी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमको झाग देखने को मिल रहा है। जो देखिए एक लेडीज यहाँ पर नहा रही है और यही प्रदूषण के चलते चलते इसके ऊपर झाग बन रहा है। हर साल जैसे ही विंटर आती है यमुना चालू हो जाती है ग्लेशियर के जैसे। यमुना begins to resemble a glacier as thick sheet of foam blanket the river. This froth is toxic and can have extremely adverse effect if consumed or even touched. यदि आप इस फोम को टच भी करते हैं तो आप इससे प्रभावित होंगे, बुरा असर पड़ेगा। यदि आप इस पानी को पीते हैं तो भी आपके हेल्थ पर बुरा असर पड़ने वाला है। तो फ्रोथ फॉर्मेशन क्या है? फोम या फिर फ्रोथ फॉर्मेशन एक फेनोमेनन है जो कि कब होती है? ऐसी घटना हमको कई सारी लेक्स में या फिर नदियों में देखने को मिलती है। फॉर्म के जो बबल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो डिकम्पोजेस होना चालू कर देता है। ये जो फॉर्म प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स हैव वन एंड दैट रिपील वाटर एंड अनदर एंड दैट अट्रैक्ट वाटर एंड दे वर्क टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑन द वाटर सरफेस। तो कैसे करके ये फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी साइंस को यहाँ पर समझाया जा रहा है।
और ये जो फॉर्म के आप बबल देख रहे हैं ये पानी से हल्के होते हैं, इसीलिए पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं। एज ए थिन फिल्म दैट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट, और धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। तो व्हाट इज़ फॉर्म मेड ऑफ, किस चीज़ से ये फॉर्म बन रहे हैं? लगभग 1% फॉर्म का जो हिस्सा है वो बनता है फॉर्मिंग एजेंट जैसे कि फॉस्फेट और सरफेक्टेंट से, और बाकी का जो हिस्सा है उसमें रहता है 99% हवा और पानी रहती है। वाई डज फॉर्म इन प्लेसेस लाइक कालिंदी कुंज, ओखला बराज, ऐसी जगहों पर हमें ये फॉर्म निर्माण क्यों देखने को मिल रहा है? तो जब पानी सरफेक्टेंट या फिर डिटर्जेंट जैसे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, मिलता है या फिर गिरता है फ्रॉम ए हाइट सच एज ओखला बराज, दे चर्न टू फॉर्म बबल्स इन वाटर, जब पानी गिरेगा ऊपर से तो बबल का निर्माण करता है। फॉर्म बिगिंस टू फॉर्म आफ्टर मानसून, इसके बाद हम देखते हैं मानसून के बाद में ये फॉर्म का निर्माण होना चालू हो जाता है। लेकिन ये जो इंटेंसिफाई है, इसकी तीव्रता है एज विंटर अप्रोचेस, जैसे विंटर आता है ये तेज हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्म के बबल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं लोअर टेम्परेचर में। सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ में देखते हैं यमुना रिवर से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यमुना की साफ़ सफाई, इसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवर कनेक्टिविटी है उसको हम बजट की प्लानिंग में रख रहे हैं। एज पार्ट ऑफ प्लान्स टू ब्यूटिफाई द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को सुंदर बनाने की प्लानिंग चल रही है दिल्ली सरकार की। तो ये जो बजट हम रखे हैं उसका फोकस रहेगा यमुना रिवर की क्लीनिंग में। इसके साथ साथ में जो लैंडफिल हैं, कचरे का जो ढेर है उसको हम क्लियर करेंगे ऑन वार फुटिंग, युद्ध तौर पर। दिल्ली की गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो इम्प्रूव करेगा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, कैसे करके वो इंक्रीज़ करने वाला है सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को। अभी कितनी है? 632 MGD है, इसको बढ़ा करके 890 MGD हम करने वाले हैं। सीवर कनेक्टिविटी कॉलोनीज़ के साथ में कैसे करके हम उनको कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे? तो अभी 747 कॉलोनी में हमें सीवर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो हम 1317 कॉलोनी में लेकर के आने वाले हैं। द बजट विल इंक्लूड ए प्रपोजल टू कोलैबोरेट विद MCD टू प्रोवाइड फाइनेंशियल अटेंडेंट टू क्लियर द 3 लैंडफिल साइट इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो आने वाले 2 साल में ये जो कचरे का ढेर है उसको भी हटाने की बात करी जा रही है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं बेंगलोर से, पार्टिकुलरली रेस कोर्स रोड से रिलेटेड, ठीक है, ये न्यूज़ आई है। तो बृहद बंगलुरु महानगर पालिका BBMP के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के इंचार्ज, ठीक है, बॉडी इंचार्ज ऑफ सिविक एमिनिटीज़ इन द ग्रेटर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया, इन्होंने एक प्रपोज़ल भेजा है ताकि अप्रूव किया जा सके लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट जो रही थी कि हमें रेस कोर्स रोड का जो नाम है इन द सिटी आफ्टर एक्टर अम्बरीश। तो यहाँ के जो अभिनेता हैं अम्बरीश के नाम पर शहर में रेस कोर्ट रोड का नाम रखने के लंबे समय से लंबित अनुरोध को मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा गया था। कन्नड़ फिल्म के दिग्गज और राजनेता, कन्नड़ फिल्म के लीजेंड एंड पॉलिटिशियन की डेथ हो गई थी 2018 में। उनकी वाइफ, ठीक है, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सुमालता अम्बरीश, तो उनकी जो वाइफ हैं बाद में पॉलिटिशियन में टर्न हो मतलब कहना चाहिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती हैं। हैड रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो सपोर्ट करेंगी बीजेपी को एंड द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज एन इंडिपेंडेंट MP फ्रॉम मांड्या कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी को ज्वाइन करने वाली हूँ। पहले ये ऐसे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है? मांड्या।
अब फिर क्या हुआ, बीबीएमपी के अधिकारियों ने कन्फर्मेशन किया था कि एक प्रपोजल को सेंड किया गया है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एंड बीबीएमपी एडमिनिस्ट्रेटर को रिसेंटली, ताकि चेंज किया जा सके इस नेम को। द स्ट्रेच फ्रॉम गवर्नमेंट राम नारायण चेल्लाराम कॉलेज टू मौर्या सर्किल एंड आनंद राव सर्किल टू अम्बरीश रोड विद इन ए वीक। तो क्या क्या यहाँ पर चेंजेस करने की बात करी जाती हैं। एक सप्ताह के भीतर ही सरकारी रामनारायण चेलाराम कॉलेज से मौर्या सर्किल और आनंद राव सर्किल से अम्बरीश रोड तक के विस्तार का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया। वहीं ये जो अधिकारियों का कहना है, ये जो रिक्वेस्ट है आई है कहाँ से, कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कुछ महीने पहले ही आ गई थी। इसके बाद कारपोरेटर उमेश सेट्टी ने भी एक प्रपोजल दिया था, कहाँ पर, बीबीएमपी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 2018 में, कि ये जो रेस कोर्स रोड है उसका नाम किया जाना चाहिए अम्बरीश। द लेट एक्टर वाज पैशनेट अबाउट हॉर्स रेसिंग एंड हैड बीन ए पॉपुलर मेंबर ऑफ बेंगलुरु टर्फ क्लब। ऐसा क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ये जो दिवंगत नेता हैं इनको घुड़दौड़ का शौक था और वो बंगलोर टर्फ क्लब के एक लोकप्रिय सदस्य भी रहे थे। पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में राज्य के स्वामित्व वाले श्री कांति रवा स्टूडियो में अम्बरीश के लिए एक स्मारक की नींव भी रखी थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके बारे में भी हम कुछ जानकारी लिए और क्यों ये फेमस है, क्यों इनके नाम पर जगह का नाम रखना चाहिए। अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से रिलेटेड ये जानकारी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो रुपए पैसे की ही बात करी जा रही है कि कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्चा होगा। लेकिन यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन सी योजनाएं उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, हमसे सही जोड़ी के रूप में पूछा जा सकता है। तो उद्यान विभाग के को जो पैसा दिया जा रहा है वो 815.66 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। पॉली हाउस 200 करोड़, मिशन एप्पल, मिशन कीवी, मिसल दानचीनी, मिसल तिमरू और 6 अरोमा वैली विकसित करने की योजना है। तो ये जो मिशन है वो कौन स्टेट चला रहा है, उत्तराखंड। इसके अलावा अन्य जो पर्यटन के हिसाब से यदि देखें तो उत्तराखंड ने क्या क्या काम किया है। पर्यटन के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो पर्यटन के विकास हेतु, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 60 करोड़ रुपया दिया जाएगा। टिहरी झील का डेवलपमेंट किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत 4 धाम और विभिन्न स्थानों में भूमि कार्य हेतु 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा अब इसकी जो मेन स्कीम है उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। निराश्रित विधवा पेंशन योजना चलती है, किसान पेंशन योजना, नंद गौरा योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ये सारी की सारी जो स्कीम हैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट चलाती है। तो ये जो न्यूज़ थी वो उत्तराखंड के बजट से रिलेटेड थी। बहुत ज़्यादा डीपली तो इसमें जानकारी हमको नहीं दी गई, फिर भी यहाँ जो मेन योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। इसके बाद एक फेमस व्यक्तित्व हैं जिनकी डेथ हो गई है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। उनका नाम है मार जोसेफ पॉवथिल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या बातें लिखी हैं। आर्क बिशप एमिराट्स मार जोसेफ पावथिल, ये भूतपूर्व रहे हैं हेड ऑफ द सीरो मालाबार आर्कियोडोसिस ऑफ द चंगानसेरी। इनकी डेथ हो गई है चंगानसेरी नियर कोट्टायम सैटरडे। 92 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ये किसके लिए जाने जाते थे, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर स्टांसेस रखते थे, अपने कठोर कहना चाहिए,
कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। कैथोलिक चर्च से संबंधित मामले में कड़े रुख के लिए जाने जाने वाले आर्क बिशप किसानों के कारण मुखर समर्थक रहे थे। उन्होंने मलनाडु, पीरूमादे, कुट्टनाड विकास समितियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो सिरो मालाबार चर्च के पहले बिशप हैं जिन्हें पोप द्वारा इस प्रकार से नियुक्त किया गया है। 29 जनवरी 1972 को उन्हें चंगान सेरी का सहायक बिशप के रूप में नॉमिनेट किया गया था और 13 फरवरी 1972 को रोम में एक समारोह में पोप पॉल 6 के द्वारा बिशप के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष, केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष और CBCI के शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रूप में भी काम किया था और फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था कब? 22 जनवरी 2007 से। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, ठीक है, इनके जीवन की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो एकलव्य स्कूलों से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर बताया जा रहा है रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रपोजल दिया गया है कि एकलव्य स्कूल के लिए हम इतने टीचर की भर्ती करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं आप उनकी अनदेखी करके ये भर्ती निकाले हैं, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जाता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या देख रही है, वो फाइनलाइज करना चाह रही है रिक्रूटमेंट रूल्स को, कैसे करके हम हायरिंग कर सकते हैं 38,000 से भी ज़्यादा टीचर्स को एंड सपोर्ट स्टाफ को। टोटल हैं 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। द जॉब्स ऑफ अराउंड 4,000 टीचर्स आर हैंगिंग बाई ए थ्रेड। लेकिन यहाँ पर जो 4,000 टीचर्स की जो जॉब है वो अधर में लटकी हुई है। टीचर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग एट नियरली 400 ऑफ दिस स्कूल। ऐसे टीचर्स जो लगभग इन 400 स्कूलों में काम कर रहे हैं। विद द यूनियन गवर्नमेंट हैविंग कैलकुलेटेड द स्टाफ रिक्वायरमेंट विदाउट कंसिडरिंग दोज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस स्कूल। अब आप आपने इनसे बात ही नहीं करेंगे और सीधे आप भर्ती की बात करने लगे हैं। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक, इनमें से हो सकता है कि कुछ सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम करते हों, उनका क्या होगा। जबकि ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखी है कि वो फिनिश करेगी फिनिशिंग ए टोटल ऑफ 740 सच स्कूल बाई 2025-26। केंद्र सरकार के पास 2025-26 तक कुल 740 ऐसे स्कूलों को ख़त्म करने का लक्ष्य है। वर्तमान में उनमें से सिर्फ 401 ही काम कर रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी का ये सामना कर रहे हैं। इन स्कूलों में लगभग 4,000 शिक्षण कर्मचारी हैं जिसमें प्रधान अध्यापक भी हैं, स्नातकोत्तर शिक्षक हैं और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। वहीं यदि हम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से देखें तो प्रत्येक स्कूल का मतलब ये है कि कम से भी कम 26 टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, ट्रांसलेटिंग टू 10,426 टीचिंग स्टाफ फॉर 400 स्कूल। और इस हिसाब से देखेंगे तो 400 स्कूल के लिए हमें 10,426 टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्टेज की जो समस्या है उसकी देखिए। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती नियमों में भिन्नता के कारण हो रहा था, केंद्र सरकार ने 2022 में इन स्कूलों के लिए सीधे शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का फैसला करा था। ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में की थी उनके बजट भाषण में। हालांकि एक संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान के हिसाब से देखें तो कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए केंद्र सरकार की गणना ने कार्यरत स्कूलों में मौजूदा शिक्षकों पर विचार नहीं किया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने हाउस पैनल को बताया कि वो NESTC दिशा निर्देशों के आधार पर 38,000 के आंकड़े पर पहुंच गया है, जो 740 स्कूलों मतलब 26 शिक्षण स्टाफ हैं और 26 गैर शिक्षण कर्मचारी में प्रत्येक के लिए 52 कर्मचारी निर्धारित कर रहा है।
फिर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली इस भर्ती के साथ सबसे ज़्यादा जोखिम अनुबंधित शिक्षकों का होने वाला है। तो जो मोस्ट रिस्क हैं वुड बी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं, जो लगभग 58% हिस्सा है ऑफ द करेंट टीचिंग स्टाफ। दे वुड बी फॉलोड बाय दोज ऑन डेपुटेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स who number a little over 12% of existing staff। आगे यदि हम बात करें तो जो टीचर्स हैं जो कि डिप्टेशन में थे, उनका कहना है दे डिड नॉट हैव मच टू लॉस एज दे could just go back to the state education department and get posted to government school, but guest teachers and those on contract have said they are worried about their position and wonder if they will get priority during the fresh round of requirement। तो हम ऑलरेडी से जो पढ़ा रहे हैं अतिथि के रूप में, हमारा क्या होगा, हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। न्यू रूल्स क्या कहते हैं इसके हिसाब से यदि हम देखें, हम ये भी निश्चित नहीं करते हैं कि पुराने भर्ती नियमों का पालन करके स्थायी रूप से नियुक्त किए गए लोगों का क्या होगा। इन शिक्षकों को सभी नियमों का पालन करते हुए नियुक्त किया गया था और सरकार को उन्हें नई भर्तियों में शामिल करने पर विचार करना पड़ सकता है। तो ये जो नए रिक्वायरमेंट रूल हैं वो स्टैंडर्डाइज कर देंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को, यदि आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो सारे के सारे स्कूलों में। प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन रूल्स एज पर यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके साथ साथ में जो रिजर्वेशन है वो आपको यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। एंड सेट आउट एज बार फॉर ऑल अवेलेबल पोजीशन, इसके साथ साथ में उम्र की भी सीमा यहाँ पर लगा दी गई है। गवर्नमेंट का कहना है इट इंटेंड टू रिक्रूट अराउंड 8,000 से 10,000 स्टाफर्स एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर टू अचीव दिस टारगेट। सरकार कह रही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 3 वर्षों के लिए हर साल लगभग 8,000 से 10,000 कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं इंडोनेशिया के मेरापी वॉल्केनो से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरापी वॉल्केनो के उद्घाटित होने के चलते चलते हमको हॉट क्लाउड देखने को मिला और इसकी जो हाइट है लगभग 1300 मीटर तक हमको देखने को मिली थी। इंडोनेशिया का जो माउंट मेरापी है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक, ये इरप्टेड हुआ था लेट ऑन फ्राइडे एंड कंटिन्यू टू और हम ये देखते हैं कि फिर ये बाद में कंटिन्यू भी रहा